हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उनसे संबंधित जितने न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। और ये हमारा सेट 13 आज है और इसके पहले हम लोगों ने इसके 12 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट साइंस पेपर 2 के नाम से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, जिसमें बताना विषम को चुनिए। युग्मक, भ्रूण, अंड और अंडाणु, इनमें विषम शब्द क्या है, मतलब जो है एक अलग शब्द इसमें दिया गया है तो वो है अंड। जबकि इसमें से बताया गया है कि अंड विषम पद है, क्योंकि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक कहते हैं तथा ये दोनों संयुक्त या फिर निषेचित होकर भ्रूण बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 201 नंबर। लाला रस लार का कार्य क्या है? मंड या स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो बात की जाए जो हमारे मुख में लार निकलती है तो इसका जो मेन कार्य होता है वह होता है मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है, लाला रस या फिर लार मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है और इसमें टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च वसन की या फिर श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। अंतःश्वसन और उच्चवसन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। अंतःश्वसन की श्वास में अर्थात खींची गई जो वायु होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। उच्चवसन की अर्थात श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कथन सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है कि अंतःश्वसन और उच्चवसन जो होता है कि श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जब हम लोग श्वसन करते हैं, अंतःश्वसन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.62%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.84%, आर्गन की मात्रा 0.96%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और जल वाष्प 0.5% होती है। जब ये हम लोग क्या करते हैं, वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। उसके बाद उच्च वसन में जब हम लोग वायु छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन की मात्रा वही रहती है 78.04% और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 13.6 से 16%। अब देखो यहाँ पे जैसे कि 20% लगभग 21% थी, अब यहाँ पे कितनी 13 से 16%। बाकी कहाँ की बाकी जो यूज कर ली जाती है शरीर के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितनी थी 0.04% और यहाँ पे कितनी हो जाती है 4 से 5.3%। और आर्गन व अन्य गैसें जो होती हैं वो 1% होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है? वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं और पुष्पों का एक गुच्छा होता है, तो वह होता है सूर्यमुखी या फिर सूरजमुखी। अब जैसे कि बताया गया है, गुलाब का विन्यास एकल होता है तथा धतूरा के पुष्प का विन्यास भी एकल होता है। चाइना रोज अर्थात गुड़हल भी एकल विन्यास पर आधारित होता है, जबकि सूर्यमुखी का विन्यास एकल नहीं होता है। अतः यह पुष्पों का एक गुच्छा है। इसमें छोटे छोटे पुष्पों का समूह पाया जाता है जो परिपक्व होकर बीज रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो वह हार्मोन होता है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है जब व्यक्ति क्रोध में होता है या फिर तनाव में होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वह क्या करता है, समायोजन करता है। अब जैसे कि बताया गया है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का एड्रेनलिन हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है।
वृक्क के मेडुला भाग में स्रावित होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है तथा रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। और इसे ही एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो की संज्ञा दी जाती है और वृक्क के या मेडुला भाग में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, खंड 1 में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। इधर खंड फर्स्ट दिया गया है और उधर खंड सेकंड दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें मैच करना है, तो जैसे कि जड़, तो इनमें से जड़ कौन सा इनमें से? तो वह है गाजर। गाजर क्या है? एक प्रकार की जड़ है। उसके बाद जैसे कि तना, तना क्या है इनमें से? तो वह गन्ना। गन्ना क्या है? एक प्रकार का तना है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि जड़ क्या है? जड़ गाजर है। तना इनमें से कौन सा है? तो इनमें से तना है गन्ना। बीज कौन सा है? तो बीज है मूंगफली। और फल कौन सा है? तो वह सेब है। कौन है? सेब है। तो फर्स्ट का हम लोग 4 वाले से मिलान करेंगे, सेकंड का थर्ड वाले से, थर्ड वाले का फर्स्ट वाले से और चौथे का दूसरे से। तो इसके अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों को समूह को दर्शाता है? खफरा, टाइफाइड, क्षय रोग। तो यहाँ पे खफरा जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड, क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। खफरा चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। चिकन पॉक्स मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। खफरा पोलियो, टाइफाइड। तो यहाँ जो वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है यह तीनों ही वायरस के द्वारा फैलते हैं। जबकि सी ऑप्शन में जैसे कि दिया गया है मलेरिया तो यह प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। उसके बाद जो है जैसे कि खफरा ये वायरस के द्वारा फैलता है, पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है और टाइफाइड जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही है। खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है तो यह तीनों ही वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। अब जैसे कि बताया गया है वायरस द्वारा मनुष्यों में खसरा, चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ट्रैकोमा, एड्स आदि खतरनाक रोग होते हैं। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस द्वारा बच्चों में होता है जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स अति सूक्ष्म वायरस के कारण होता है। चेचक में तीव्र ज्वर में शरीर में काफ़ी दर्द होता है तथा चेहरे और छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इस रोग में पेशाब पीला हो जाता है तथा खून में पित्त बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक। शैवाल, पालक, टमाटर, केला। शैवाल, अमरबेल, केला, आम। पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन स्वपोषियों को दर्शाता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शैवाल, पालक, टमाटर, केला जो है वह स्वपोषियों को दर्शाता है। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिए गए अमरबेल परजीवी होती है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि सी ऑप्शन है शैवाल, अमरबेल, तो इसमें भी अमरबेल दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट जैसे कि एक प्रकार कवक होता है तो यह मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वपोषी कौन कौन से हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैवाल, पालक, टमाटर, केला जो है हमारे स्वपोषियों के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है जो दिया गया है। अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतःग्रहण और पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। तो मतलब सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, फिर उसके बाद, तो ये हमें क्रम से लगाना है। तो बात की जाए कि सबसे पहले भोजन का क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। तो सबसे पहले अंतःग्रहण आ जाएगा नंबर फर्स्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है? जब भोजन अंदर चला जाता है तो उसका पाचन होता है। फिर पाचन के बाद क्या होता है? उससे अवशोषण होता है, जो मतलब उसमें से जो तत्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका यूज किया जाता है, स्वांगीकरण होता है और फिर उसके बाद निष्कासन होता है। तो इसका सही जो है क्रम हो जाएगा DEACB। तो ये जो ऑप्शन में दिया गया है, एक सी ऑप्शन में दिया गया DEACB, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जिनका तना जो है पत्तियों का कार्य करता है और तने में प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, सही कथन दिया गया है। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है, सभी रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा इनमें कुछ द्वितीयक रंजक भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स जिनको कहते हैं, जो नीले एवं लाल रंगों को अधिक परावर्तित करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है, अतः सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और जैसे कि बताया गया, 6CO2 + 12H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश और हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें से C6H12O6 ग्लूकोज और 6O2 + 6H2O जो है बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम में इधर दिए गए, कॉलम भी इधर दिया गया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो दही जमाने के कार्य में आता है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि लैक्टोबैसिलस का संबंध किससे है? दही का जमना से। उसके बाद जो प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है, तो इसको थर्ड से मैच कर देंगे हम लोग। उसके बाद जो राइजोबियम है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, और जो एड्स है वह वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका सही मिलान हमारा क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद सेकंड का थर्ड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा और फोर्थ का हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे इसके अनुसार बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया गया, यही हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करती हैं। दूध को लैक्टोबैसिलस बुलोरिकस के द्वारा 40 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, तो पोषक पदार्थ सही प्राप्त होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु भाग लेते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, और एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो वह होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब जैसे कि बताया गया है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। यूरिया अमोनिया की भांति जल में घुलनशील परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही कम विषैला पदार्थ होता है। यह मनुष्य में मूत्र में उपस्थित होता है। कुछ ऐसे स्थलीय एवं जलीय जंतु जो जल का अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं, अमोनिया से यूरिया बनाकर गाढ़े घोल के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? युग्मनज, युग्मक बनाना, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। युग्मक बनाना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण, और युग्मक बनाना, निषेचन, भ्रूण, युग्मनज। तो यहाँ पे सही क्रम जो है वह बी ऑप्शन सही दिया गया कि सबसे पहले युग्मक बनाना प्रक्रिया होगी, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर उसके बाद भ्रूण। अब जैसे कि बताया गया है, मानव युग्मक में सर्वप्रथम युग्मक का निर्माण होता है, जो अंडाणु एवं नर शुक्राणु दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता है एवं अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट वृद्धि से भ्रूण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियस केंद्रक और राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं? तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जीन और न्यूक्लियस, ये जो है केंद्रक के भाग होते हैं। किसी कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं, जबकि राइबोसोम जो है वह केंद्रक का भाग नहीं होता। तो यहाँ पे A, B, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से
रोमंथी या फिर रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। भैंस, गाय, हिरन। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, भैंस, गाय, हिरन वाला, क्योंकि रोमिनंथी या फिर रोमिनेंट जो जंतु होते हैं वह उस प्रकार के जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो जैसे कि भैंस, गाय, हिरन है, ये तीनों यहाँ पे शाकाहारी है। जैसे बिल्ली, भैंस, हिरन, तो इसमें से बिल्ली जो है मांसाहारी है। भैंस, गाय, कुत्ता, इसमें कुत्ता मांसाहारी है और इसमें भी कुत्ता मांसाहारी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी, कद्दू या फिर काशी फल। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो बात की जाए केला की और जो कद्दू या फिर जो काशी फल होता है, तो इसके 2 या 2 से अधिक पौधों के भाग जो होते हैं वह खाने योग्य होते हैं। जैसे जो केला होता है तो केला के पत्ते की भी सब्जी बनाई जाती है, और जो फल होता है उसका तो यूज किया ही जाता है और उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। और कद्दू जो होता है तो कद्दू के जैसे कि फूल वगैरह होते हैं उसकी पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है, और जो फल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। जैसे कि एक सरसों को होता है, तो सरसों का जो बीज होता है उससे तेल की प्राप्त होती है हमें, और जो सरसों की पत्तियाँ होती हैं तो उससे साग वगैरह बनाया जाता है। तो ये भी आता है, जिसमें से ये भी वो पौधा है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, सरसों हो गया, केला हो गया और कद्दू हो गया। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारे पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मरोड़ खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित न होना, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित न होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित न होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारे पेशियों में जो है क्रैम्प इसलिए आ जाते हैं कि जो पायरुवेट होता है उसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। जैसे कि बताया गया है, यह थायराइड के कारण भी होता है। किसके कारण? कार्य करने के बाद शरीर के मांसपेशियों में जो क्रैम्प या खिंचाव आते हैं उनका प्रमुख कारण पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना होता है, और यह थायराइड के कारण भी होता है। पोलियो का कारण क्या है, मतलब पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस जनित रोग है यह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु या फिर वायरस के द्वारा पोलियो फैलता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका, बृहदांत्र, मुखगुहिका, बृहदांत्र, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका और मलाशय। तो जैसे कि बात की जाए ग्रसिका और बृहदांत्र और मलाशय की, तो इनमें से कोई भी पाचन नहीं होता है। जैसे कि ग्रसिका और बृहदांत्र इनमें भी पाचन नहीं होता इस ऑप्शन में, लेकिन मुखगुहिका में पाचन होता है, और इनमें मुखगुहिका दिया गया तीनों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। जबकि ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय में कोई भी पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शालकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शालकाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो यहाँ पे सही कथन सी ऑप्शन दिया गया है कि शंकु जो होते हैं वह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, अर्थात जिन पक्षियों की आंखों में शंकुओं की संख्या अधिक होती है तो दिन में अच्छी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, और जिनमें से शालकाओं की संख्या अधिक होती है जैसे कि उल्लू वगैरह हो गया, तो इस प्रकार के पक्षी रात में अधिक अच्छी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो वह ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अब जैसे कि बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है। छोटी सी ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण रखती है।